हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय स्टडी चैनल द स्टडी कैप्सूल। आज हम पढ़ेंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपसे कि हम कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्टिंग के बारे में समझने के लिए हमें उनके फोर्सेस के बारे में समझना पड़ेगा विच आर रिस्पॉन्सिबल for the rifting and drifting of continents. So there are two forces which are responsible for rifting and drifting, that is endogenic forces and exogenic forces. आज हम endogenic forces के बारे में समझेंगे कि ये कैसे generate होता है. These forces are responsible for the landscapes and the landforms which we see on the earth surface. ठीक है, ये वो forces होते हैं जो responsible होते हैं different landforms और landscapes के बनने के पीछे, जो हमें धरती के सतह पे दिखती है. ठीक है, क्लियर? चलो, अब इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा अर्थ की हिस्ट्री पे चलते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अर्थ एक्चुअली कैसे हुआ. ये कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स पहले की कहानी है. अर्थ जो था वो टोटली गैसियस स्टेट में था. ऐसे समझिए कि अर्थ जो था एक गैस का गोला हुआ करता था जिसकी टेम्परेचर कितनी थी, 6000 डिग्री सेल्सियस से लेके 8000 डिग्री सेल्सियस. सोच सकते हैं कितनी ज्यादा टेम्परेचर थी इसकी. ये बिल्कुल एक गैस का गोला हुआ करता था. कब? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. देन धीरे धीरे विद टाइम 1 बिलियन ईयर के बाद इसकी टेम्परेचर इतनी कम हो गई कि ये ऊपर वाली जो इसकी लेयर है वो ठंडी होनी शुरू हुई, और ठंडी होते ये क्रस्ट की फॉर्मेशन कर देती है. जैसे एक गैस का गोला है, जब वो ठंडा होना शुरू होगा, कोई भी चीज जो गैसियस स्टेट में है वो ठंडा कैसे होगा? पहले तो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, उसके बाद सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा. तो ये पहले धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आया, उसके बाद ये सॉलिडिफाई होना शुरू हुआ. इसकी जो ऊपर वाली जो सतह थी, ऊपर वाला जो सरफेस था, पहले ठंडा हुआ और ये क्या बन गया? ये क्रस्ट बन गया. एक पतला सा क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ. बट इसके अंदर क्या था? इसके अंदर अभी भी मॉल्टन लावा थी जो बहुत ही ज्यादा गर्म थी, जिसका टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा था. मॉल्टन लावा से ये भरा हुआ था. अब ये हमारा जो फॉर्मेशन है ना अर्थ का, लाइफ कैसे आई अर्थ पे, एक्चुअली अर्थ जैसा अभी है हमें जो दिखता है वो कैसे बना, ये डिफरेंट स्टेजेस में हुआ. तो चलिए समझते हैं इसका पहला स्टेज क्या था. द फर्स्ट स्टेज वाज ट्रैम्बलिंग ग्रेट टेक्टोवोल्केनिक एज, इसे हम कहते हैं. इस एज में क्या होता है? क्रस्ट का फॉर्मेशन हुआ. अब जब क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है उसके बाद इसके अंदर जो लावा है, जो मॉल्टन लावा है, वो तो उसकी टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा गर्म है, बिल्कुल उबल रही है. अब वो धीरे धीरे क्या करेगी ना, इस क्रस्ट पे फोर्स लगाना शुरू करेगी, एंडोजेनिक फोर्स. समझ में आया? एंडोजेनिक, अंदर से जो फोर्सेस लगती है. एंडो मीन्स इंटीरियर, जेनिक मीन्स जेनेसिस. हमें क्या पढ़ना है? एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ना है. तो ये पहला एंडोजेनिक फोर्स. ठीक है, ये जो अंदर से लगती है, ये देखो, ये जो लावा है ये कंटिन्यूस फोर्स लगा रही है क्रस्ट को ब्रेक करने के लिए, ये ऊपर आने के लिए, बाहर निकलने के लिए ये कंटिन्यूस इस क्रस्ट पे फोर्स लगा रही है. और जब ये फोर्स लगाते ये तो थिन लेयर है ना, काफी ये पतली सी लेयर है, ये टूट जाएगी. जब ये टूट जाएगी या इसमें क्रैक्स आ जाएंगे, ये लावा यहाँ से बाहर की ओर निकलनी शुरू हो जाएगी. जब ये लावा बाहर की ओर आएगी और ये ठंडी हो जाएगी, जब ये ठंडी हो जाएगी क्या हो जाएगी? ये सॉलिडिफाई हो जाएगी. लावा बाहर आ रही है, बाहर आके तो ठंडी होगी ना, ये बाहर आके ठंडी हो जाएगी और क्या होगी? सॉलिडिफाई हो जाएगी. जो जैसे हम पहाड़ वगैरह देखते हैं अभी जो अर्थ पे, वो यही इसी वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुआ है. समझ में आया? ये जो माउंटेन्स वगैरह लैंडस्केप्स हम देखते हैं डिफरेंट, ये वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से दीज आर फॉर्म ड्यू टू सच वॉल्केनिक एक्टिविटी विच इज हैपनिंग इनसाइड द अर्थ. ये क्या है? ये दीज आर दी मॉल्टन लावा. अब जब वॉल्केनो बाहर आएगा, तो वो क्या सिर्फ मैग्मा लेकर आएगा? लावा बोलो, मैग्मा बोलो, एवरीथिंग इज सेम. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड ओवर हियर. सो जब ये वॉल्केनो बाहर आएगा तो ये तो सिर्फ मैग्मा लेकर नहीं आएगा ना, ये अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स भी लेकर आएगा, ये कुछ गैसेस भी अपने साथ लेकर आएगा. कौन कौन से गैसेस लेकर आएगा? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन. ये सारी गैसेस ये अपने साथ लेकर आएगा. कौन कौन सी गैसेस है? फिर से रिपीट करते हैं. वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन. ये सारी गैसेस ये ऊपर लेकर आएगा. यहाँ पर अभी ऑक्सीजन की एंट्री नहीं हुई है, ऑक्सीजन की एंट्री होगी.
बाद के लेटर स्टेज में ऑक्सीजन की भी एंट्री होगी। तो जब ये गैसेस भी बाहर आएंगी तो ये गैसेस क्या बनाएंगी, एटमॉस्फेयर बनाएंगी। अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या है, इट्स अ लेयर ऑफ गैसेस। तो ये एक लेयर ऑफ गैसेस यहाँ पर बनाएगी अर्थ के ऊपर, ठीक है, ये एटमॉस्फेयर बनाएगी ये गैसेस। अब इनके साथ जो डस्ट पार्टिकल आएंगी वो भी तो हमारे एटमॉस्फेयर में होंगी ना। अब जो डस्ट पार्टिकल आई हैं वो भी हमारे एटमॉस्फेयर पे होंगी। अब एक बात बताओ कि जब डस्ट पार्टिकल्स हमारे एयर में हैं और ये एक एटमॉस्फेयर बनाया हुआ है इन लोगों ने, तो क्या ये जो सन की रेज है ये क्या पेनिट्रेट कर पाएगी क्रस्ट तक? नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे डस्ट पार्टिकल आ चुके हैं। तो अब डायरेक्टली सनरेज अंदर नहीं आ पाएंगी, ये इसको ब्लॉक करेंगे ना सनरेज को। जब ये सनरेज को ब्लॉक करना शुरू करेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर अब जल्दी धीरे, पहले तो टेम्परेचर काफी धीरे धीरे कम हो रहा था, बट अब क्या होगा, ड्रास्टिकली फॉल इन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर फॉल करने लगेगा। क्यों करने लगेगा? क्योंकि सनरेज अब डायरेक्टली एंटर नहीं कर पा रही हैं। तो जब सनरेज यहाँ पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर ड्रास्टिकली फॉल हो रहा है, सनरेज पेनिट्रेट नहीं कर पा रही हैं क्योंकि। और एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर। एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, वाटर वेपर। बचपन में पढ़ा था ना वाटर साइकिल, याद करो, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन रेनफॉल पढ़ा था, ठीक है। अब वही प्रोसेस याद करो। अब यहाँ पे तो कोई वाटर का सोर्सेज नहीं है नीचे जो इवेपोरेशन होगा, बट एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर है। कहाँ से आया है, वोल्केनिक एक्टिविटी की वजह से आया है। अब ये वाटर वेपर क्या करेगा, कंडेंस होना शुरू करेगा और क्या होगा, फिर फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होंगे। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी यहाँ पर। क्यों होगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर का प्रेजेंस है और टेम्परेचर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर कम होगा, कंडेंसेशन वाली प्रोसेस होगी और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स होगा। देन चलिए हम चलते हैं सेकेंड स्टेज में। अब क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो गया, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होगा, झमाझम बारिश होगी। सेकेंड स्टेज क्या है, डेल्यूज स्टेज। सेकेंड स्टेज क्या है, डेल्यूज स्टेज। अब डेल्यूज स्टेज में क्या होगा, क्लाउड्स के फॉर्मेशन के बाद यहाँ पर बहुत मिलियन ऑफ इयर्स तक बारिश होगी, बहुत सालों तक सिर्फ बारिश ही बारिश होगी। और क्या होगा, बारिश होने की वजह से ये जो वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से जो लैंड फॉर्म हुए थे अर्थ क्रस्ट पे, वो जहां जहां फॉर्म हुए थे वहां के लैंड्स तो अपलिफ्ट हो गए, बट कुछ एरियाज ऐसे रह गए जो अपलिफ्ट नहीं हुए, जहां कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई थी। वो उन एरियाज में जो अभी भी नीचे हैं, उन एरियाज में क्या होगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा। उन एरियाज में क्या होगा, पानी भरना शुरू हो जाएगा और वही क्या करेगा, वही ओशंस का फॉर्मेशन करेगा। वही क्या करेगा, ओशन का फॉर्मेशन करेगा। बारिश होगी, जो एरियाज, जो लैंड नीचे धसी हुई है अभी भी, जहाँ पे कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी नहीं हुई है, वहां पर पानी भरना शुरू होगा और भरते 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 मिलियन ऑफ इयर्स तक जब बारिश होगी, दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ oceans. This is the second stage which is known as the deluge stage. अब चलते हैं थर्ड स्टेज पे। थर्ड स्टेज क्या है, दैट इज चेंज ऑफ टेम्परेचर। कंटिन्यूअसली मिलियन ऑफ इयर्स तक बारिश हो रही है, क्या होगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा नीचे, टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा नीचे फॉल करेगा। अब टेम्परेचर चेंज हो गया, बारिश हो गई, ओशंस बन गए। अब क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पर क्या आएंगी, बैक्टीरिया आएंगी। कैसे, कौन सी बैक्टीरिया, ऑक्सीजन तो है नहीं एनवायरमेंट में, ऑक्सीजन तो है नहीं एटमॉस्फेयर में, कौन सी बैक्टीरिया आएंगी, एनएरोबिक बैक्टीरिया, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। वो बैक्टीरिया का जन्म होगा जिसे हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। इसमें प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल, और जहां क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो क्या करेंगे, वो अपना खाना खुद बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ओशन का फॉर्मेशन हो चुका है, क्लोरोफिल है, और जहां ओशन का फॉर्मेशन होगा वहां क्या होगा, CO2 सिंक करेगा, क्योंकि ओशंस CO2 को एब्जॉर्ब करता है। हम सब जानते हैं ओशन को सिंक ऑफ CO2 कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ओशन एब्जॉर्ब्स द CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, इसलिए ओशंस को हम सिंक ऑफ CO2 कहते हैं। CO2 कैप्चर, कार्बन कैप्चर का वो कॉन्सेप्ट जानते हैं,
कार्बन कैप्चर के कॉन्सेप्ट में यही है कि ओशन सबसे बड़ा CO2 का रिजर्वॉयर है। यहाँ पे CO2 काफी मात्रा में CO2 होती है, क्योंकि ये सारे CO2 एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। अब यहाँ पर CO2 है, इसमें क्लोरोफिल है, तो ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे क्या? ये करेंगे फोटोसिंथेसिस। अब जब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे तो क्या होगा? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर आएगा। जब रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा तो क्या ऑक्सीजन अब एटमॉस्फेयर में नहीं जाएगा? हमारा हीरो का एंट्री हुआ या नहीं हुआ? आ गया ऑक्सीजन। अब जब ऑक्सीजन आ जाएगा तो क्या होगा? डिफरेंट प्लांट एंड स्पीशीज का जन्म होगा। ऑक्सीजन जब आ जाएगा तो क्या होगा? प्लांट एंड स्पीशीज का जन्म होगा, क्योंकि ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, सनलाइट भी है, तो क्या डिफरेंट प्लांट एंड स्पीशीज नहीं आएंगे? आज जो हमारा सुंदर सा अर्थ हमें दिखता है वो इन्हीं स्टेजेस उसका फॉर्मेशन इन्हीं स्टेजेस में हुआ है। तो अगर कुछ भी डाउट हो या कुछ भी समझ ना आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।